हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं सुभाष कुमार एज टॉपर स्टडी सेंटर में आप सभी को स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं एनसीईआरटी क्लास 10 अध्याय 8 जो है जीव जनन कैसे करते हैं। तो दोस्तों, बहुत ही अच्छा चैप्टर है जीव जनन के बारे में। तो जानते हैं जीव जनन कैसे करते हैं। तो सबसे पहले जानेंगे जनन। जनन टॉपिक जनन वो प्रक्रिया है जिसके द्वारा सजीव अपने जैसे नए जीव उत्पन्न करते हैं। यह पृथ्वी पर जीव की निरंतरता बनाए रखने के लिए आवश्यक है। दूसरा, कोशिका के केंद्र में पाए जाने वाले गुणसूत्रों को डीएनए डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक अम्ल के अणुओं में अनुवांशिक गुण होते हैं। तीसरे कंडीशन में डीएनए को प्राकृतिक प्रतिकृति बनाता है तथा नई कोशिकाएं बनाता है। इससे कोशिकाओं में विभिन्नता उत्पन्न होती है। ये नई कोशिकाएं एक समान है परंतु समरूप नहीं। विभिन्नता का महत्व। पहला, लंबे समय तक प्रजाति यानी स्पीसीज का उत्तर जीवितता बनाए रखने में उपयोगी। दूसरा, जैसे विकास का आधार। प्रजनन के प्रकार में अलैंगिक प्रजनन और लैंगिक प्रजनन। तो आइए जानते हैं सबसे पहले अलैंगिक प्रजनन क्या होता है, यानी इसके कुछ पॉइंटेज में समझते हैं। एकल जीव नए जीव उत्पन्न करता है। युग्मक का निर्माण नहीं होता है। नया जीव पैतृक जीव के समान स्वरूप होता है। सतत गुणन के लिए यह बहुत ही उपयोगी माध्यम है। यह निम्न वर्ग के जीवों में अधिक पाए जाते हैं। लैंगिक प्रजनन। दो एकल जीव यानी एक नर एवं एक मादा मिलकर नया जीव उत्पन्न करते हैं। नर युग्म या मादा युग्मक बनते हैं। नया जीव आनुवंशिक रूप से पैतृक जीवों के समान होता है परंतु समरूप नहीं। प्रजाति में विभिन्नताएं उत्पन्न करने में सहायक होता है। उच्च वर्ग के जीवों में पाया जाता है। अलैंगिक प्रजनन की विधियां। तो विखंडन। इस प्रक्रम में एक कोशिका दो या दो से अधिक कोशिकाओं में विभाजित हो जाती है। जैसे विखंडन, जीव दो कोशिकाओं में विभाजित होता है। उदाहरण अमीबा, जैसे उसका फिगर एज स्ट्रक्चर दिया हुआ है। बहुखंडन क्या होता है, तो जीव बहुत सारी कोशिकाओं में विभाजित हो जाती है। उदाहरण के लिए प्लेज्मोडियम। तो ये जानते हैं ऐसे खंडन। इस प्रजनन विधि में सरल संरचना वाले बहुकोशिकीय जीव विकसित होकर छोटे छोटे टुकड़ों में खंडित हो जाते हैं। ये टुकड़े वृद्धि करने जीव विकसित हो जाते हैं। उदाहरण स्पाइरोगेरा। इसके बाद होता है पुनरुद्भवन प्रजनन। इस प्रकार में किसी कारणवश जब कोई जीव कुछ टुकड़ों में टूट जाता है तब प्रत्येक टुकड़ा नए जीव में विकसित हो जाता है। उदाहरण प्लेनिरा हेड्रा, जैसे कि इस फिगर में दिखाया गया है। मुकुलन। मुकुलन क्या होता है, तो इस प्रकरण में जीव के शरीर पर एक उभार उत्पन्न होता है जिसे मुकुल कहते हैं। और ये मुकुल पहले नन्हे फिर पूर्ण जीव में विकसित हो जाता है तथा जनक से अलग हो जाता है। उदाहरण हाइड्रा ईस्ट खमीर। अब बीजाणु समांग क्या होते हैं। कुछ जीवों के तंतुओं के सिरे पर बीजाणु धानी बनती है जिनमें बीजाणु होते हैं। बीजाणु गोल संरचनाएं होती है जो एक मोटी भित्ति से रक्षित होती है। अनुकूल परिस्थिति मिलने पर बीजाणु वृद्धि करने लगती है, जैसे कि इस स्ट्रक्चर में दिखाए गए इस फिगर में। ठीक, इसके बाद होता है कायिकी प्रवर्धन क्या होता है। कुछ पौधे में नए पौधे का निर्माण उसके कायिक भाग जैसे जड़, तना, पत्तियां आदि से होती है। इसे कायिक प्रवर्धन कहते हैं। प्राकृतिक विधि है, जैसे जड़ द्वारा डहलिया शकरकंदी, तने द्वारा आलू अदरक, पत्तियों द्वारा बायोफिल्म, पत्तियों का कोर पर कलिकाएं होती हैं, इससे विकसित होकर नया पौधा बनता है। कृत्रिम विधियाँ होता है रोपण, आम, कर्तन, गुलाब, लेडी, चमेली। ऐसे जानेंगे हम उत्तक संवर्धन के बारे में। उत्तक संवर्धन इस विधि में शाखा के सिरे से कोशिकाएं लेकर उन्हें पोषण माध्यम में रखा जाता है। ये कोशिकाएं गुणन कर कोशिकाओं के गुच्छे, जिसे कैलस कहते हैं, वे परिवर्तन हो जाते हैं। कैलस को हार्मोन माध्यम में रखा जाता है जहां उसमें विभेदन होकर नए पौधे का निर्माण होता है, जिसे फिर मिट्टी में रोपित कर देते हैं। उदाहरण ऑर्किड, सजावटी पौधे। अब कायिकी संवर्धन के लाभ। कायिकी संवर्धन के लाभ क्या होते हैं, तो बीज उत्पन्न न करने वाले पौधे जैसे केला, गुलाब आदि के नए पौधे बना सकते हैं। नए पौधे आनुवंशिक रूप से जनक के समान होते हैं। बीज रहित फल उगाने में मदद मिलती है। पौधे उगाने का सस्ता और आसान तरीका है। लैंगिक प्रजनन क्या होता है, तो लैंगिक प्रजनन नर व मादा युग्मक के मिलने से होता है। नर व मादा युग्मक के मिलने के प्रक्रम को निषेचन कहते हैं। संतति में विभिन्नता उत्पन्न होती है। ऐसे जानेंगे पुष्पील पौधे में लैंगिक जनन। फूल पौधे का जनन अंग है। एक फूल के मुख्य भाग भारतदल, पखुड़ी, स्त्री केसर एवं पुंकेसर होते हैं। फूल के प्रकार उभयलिंगी पुष्प होते हैं, स्त्री केसर एवं पुंकेसर दोनों उपस्थित होते हैं। उदाहरण सरसों, गुलर। एक लिंगी पुष्प होते हैं, स्त्री केसर और पुंकेसर में से कोई एक ही जनांग उपस्थित होते हैं, जैसे पपीता और तरबूज में। पुष्प की संरचना इस प्रकार है।
इस फिगर को अच्छे से प्रैक्टिस करके ड्रॉ करिए अपनी कॉपी में। पंखुड़ी क्या होता है, बाह्यदल क्या होता है और बीजांड क्या होता है। बीज के निर्माण की प्रक्रिया के बारे में जानते हैं। तो पहला है परागकोश में उत्पन्न परागकण हवा, पानी या जंतु द्वारा उसी फूल के वर्तिकार स्वपरागण या दूसरे फूल के वर्तिका परागण के स्थानांतरित हो जाते हैं। परागकण से एक नलिका विकसित होती है जो वर्तिका से होते हुए बीजांड तक पहुंचती है। तीसरा, अंडाशय के अंदर नर व मादा युग्म का निषेचन होता है तथा युग्म जनन का निर्माण होता है। चौथा, युग्म मनज विभाजन होकर भ्रूण का निर्माण होता है। बीजांड से एक कठोर आवरण विकसित होकर बीज में बदल जाता है। अंडाशय फल में बदल जाता है तथा फूल के अन्य भाग झड़ जाते हैं, जिसका इस प्रकार से स्ट्रक्चर है। इसमें हम जानेंगे वर्तिकार, नर युग्मक, परागनली, अंडाशय और मादा युग्मक। अब मानव प्रजनन के बारे में पढ़ें। मानव में लैंगिक जनन होता है। लैंगिक परिपक्वता जीवन का वो काल जब नर में शुक्राणु तथा मादा में अंड कोशिकाएं का निर्माण शुरू हो जाता है, यानी किशोरावस्था की इस अवधि को यौवनारंभ कहते हैं। यौवनारंभ में परिवर्तन किशोरों में एक समान कवक एवं जनांग के पास गहरे बाल का उगना, त्वचा का तैलीय तथा मुहां से निकलना। लड़कियों में स्तन के आकार में वृद्धि होने लगती है, रजोधर्म होने लगते हैं। लड़कों में चेहरे पर दाढ़ी मूंछ निकलना, आवाज का फटना। ये परिवर्तन संकेत देते हैं कि लैंगिक परिपक्वता हो रही है। नर जनन तंत्र वृषण। वृषण उदर गुहा के बाहर वृषण कोश में उपस्थित होते हैं। वृषण कोश तापमान तुलनात्मक रूप से कम होते हैं, शुक्राणु बनने के लिए आवश्यक है। जैसे कि नर युग्मक यहाँ पर बनते हैं। वृषण ग्रंथि टेस्टोस्टेरोन हार्मोन उत्पन्न करती है। टेस्टोस्टेरोन के कार्य शुक्राणु उत्पादन का नियंत्रण, लड़कों में यौवनावस्था का परिवर्तन। अब शुक्रवाहिनी क्या होती है? ये शुक्राणुओं को वृषण से शीशन तक पहुंचाती है, जैसे मूत्र मार्ग। यह मूत्र और वृद्धि दोनों के बाहर जाने का मार्ग है। बाहरी आवरण के साथ इसे शीशन कहते हैं। संबंधित ग्रंथियां शुक्राणु ग्रंथि तथा प्रोस्टेट ग्रंथि अपने स्राव शुक्रवाहिनियों में डालते हैं। इससे शुक्राणु तरल माध्यम में आ जाते हैं। यह माध्यम उन्हें पोषण प्रदान करते हैं, इस उनके स्थानांतरण में सहायक करते हैं। शुक्राणु तथा ग्रंथियों का स्राव मिलकर वीर्य बनाते हैं। ये मूत्र नलिका, मूत्राशय, शुक्राणु, शीशन, मूत्रमार्ग, वृषण और शुक्रवाहिनी, प्रोस्टेट। इस प्रकार के स्ट्रक्चर को प्रैक्टिस करिए और इस फिगर के अनुकूल ही सारा कुछ समझ में आ रहा है। मानव जनन तंत्र है ये। और मादा जनन तंत्र के बारे में पढ़ेंगे तो अंडाशय यानी मादा युग्मक अथवा अंड कोशिका का निर्माण अंडाशय में होता है। लड़की के जन्म के समय ही अंडाशय में हजारों अपरिपक्व अंड होते हैं, यानी यौवनारंभ पर इनमें से कुछ अंड अपरिपक्व होने लगते हैं। दो में से एक अंडाशय द्वारा हर महीने एक परिपक्व अंड उत्पन्न किया जाता है। अंडाशय एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन हार्मोन भी उत्पन्न करते हैं। अंडवाहिका फैलोपियन ट्यूब अंडाशय द्वारा उत्पन्न अंड कोशिका गर्भाशय तक हस्तांतरण करती है। अंड कोशिका एवं शुक्राणु का निषेचन यहाँ पर होता है। गर्भाशय क्या होता है? यह एक थैलीनुमा संरचना है जहाँ पर शिशु का विकास होता है। गर्भाशय ग्रीवा द्वारा योनि में खुलते हैं। अंडाशय फैलोपियन ट्यूब, अंडाशय गर्भाशय ग्रीवा, इस तरह की मादा जनन तंत्र है, जिसको हमें स्ट्रक्चर को देख करके आज समझनी है। जब अंड कोशिका का निषेचन होता है तब क्या होता है? तो निषेचित अंड युग्म जनन को कहलाते हैं, जो गर्भाशय में रोपित होते हैं। यानी गर्भाशय में रोपण के पश्चात युग्म जनन में विभाजन एवं विभेदन होता है तथा भ्रूण का निर्माण होता है। प्लेसेंटा यह एक विशिष्ट ऊतक है जिसकी त्रिस्तरीनुमा संरचना गर्भाशय में धसी होती है। इसका मुख्य कार्य क्या है? तो माँ के रक्त में ग्लूकोज, ऑक्सीजन आदि भ्रूण को प्रदान करना, भ्रूण द्वारा उत्पादित अपशिष्ट पदार्थों का निपटाना। जैसे अंड के निषेचन से लेकर शिशु के जन्म तक के समय को गर्भकाल कहते हैं, यानी इसकी अवधि लगभग 9 महीने होती है। जब अंड का निषेचन नहीं होता है, यानी हर महीने गर्भाशय खुद को निषेचित अंड प्राप्त करने के लिए तैयार करता है। गर्भाशय की भित्ति मांसल एवं स्पॉन्जी हो जाती है और यह भ्रूण के विकास के लिए जरूरी है। यदि निषेचन नहीं होता है तो इस भित्ति को आवश्यकता नहीं रहती, अतः यह पद धीरे धीरे टूटकर योनि मार्ग में रक्त एवं म्यूकस के रूप से बाहर निकलती है। यह चक्र लगभग 1 महीने का समय लेता है, तो इसे ऋतुस्राव अथवा रजोधर्म कहते हैं। 40 से 50 वर्ष की उम्र के बाद अंडाशय से अंड का उत्पन्न होना बंद हो जाता है, फलस्वरूप रजोधर्म बंद हो जाता है, जिसे रजोनिवृत्ति कहते हैं। जनन स्वास्थ्य। जनन स्वास्थ्य का अर्थ है जनन से संबंधित सभी आयाम जैसे शारीरिक, मानसिक, सामाजिक एवं व्यवहारिक रूप में स्वस्थ होना। रोगों का लैंगिक प्रजनन क्या होता है? एसटीडीज। अनेक रोगों का लैंगिक संरक्षण भी हो सकता है, जैसे कि जीवाणु जनित गोनोरिया, सिफिलिस, विषाणु जनित मुस्सा, एचआईवी एड्स। कंडोम के उपयोग से इन रोगों को संरक्षण में कुछ सीमा तक रोकना संभव है।
गर्भरोधन धारण को रोकना गर्भरोधन कहलाते हैं। गर्भरोधन के प्रकार यानी यांत्रिक अवरोधन, शुक्राणु खंडों कोशिका तक नहीं पहुँचने दिया जाता है। उदाहरण के लिए शिश्न को ढकने वाला कंडोम, योनि में रखने वाले सर्वाइकल कैप। रासायनिक तकनीकें मादा में अंड को न बनने देना, इसके लिए दवा ली जाती है जो हार्मोन के संतुलन को परिवर्तित कर देते हैं। इनके अन्य प्रभाव विपरीत भी हो सकते हैं। आईयूसीडी यानी इंट्रायूटेरिक कंट्रासेप्टिव डिवाइस यानी लूप या कॉपर टीका प्रगर्भाशय में स्थापित किया जाता है जिससे गर्भधारण नहीं होता है। शल्यक्रिया तकनीकी पहले संधि भी होता है यानी पुरुष में शुक्रवाहिकों को रोककर उसमें शुक्राणु के हस्तांतरण को रोकना। आगे होता है ट्यूबेक्टोमी यानी महिलाओं में अंडवाहिनी को अवरुद्ध कर अंड के हस्तांतरण को रोकना। और भ्रूण हत्या क्या होती है? तो मादा भ्रूण में गर्भाशय में ही मार देना भ्रूण हत्या कहलाता है। एक स्वस्थ समाज के लिए संतुलित लिंग अनुपात आवश्यक है। यह तभी संभव होगा जब लोगों में जागरूकता फैलाई जाएगी और भ्रूण हत्या तथा भ्रूण लिंग निर्धारण जैसी घटनाओं को रोकना होगा। इस तरह से जीव जनन चैप्टर में जो भी इम्पोर्टेंट बातें थी हमने कर ली और शायद आपको समझ भी आ गया होगा और आपने सारी चीज़ों को राइट डाउन भी की होगी। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक्स और नए दिन की शुरुआत करने के लिए। तब तक आज के लिए यहीं तक। जय हिंद, जय भारत।